हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 14 है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो मैं इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मास डिफेक्ट इसको पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी के ही आगे ये जो टॉपिक है वो आएगा जो कि है पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में संकुलन गुणांक ऐसा भी बोला जाता है। तो ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ मैं, क्या होता है। तो देखो हेडिंग दिख रहा होगा, पैकिंग भिन्न। ठीक है, जिसको हिंदी में पैकिंग भिन्न या संकुलन गुणांक बोला जाता है और इंग्लिश में पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होता है समझते हैं। तो देखो कोई भी जो नाभिक है, तो मैं बताया था मास डिफेक्ट वाले में नाभिक क्या हो रहा है, न्यूक्लियनों से मिलकर बन रहा है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, नाभिक बना रहे हैं, जो कि नाभिक का कुछ द्रव्यमान होगा। ठीक है, जिसको हम लोग जो नाभिक बना है उसके द्रव्यमान को क्या नाम दिए, वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, जिसको कैपिटल एम से शो कर रहे थे। और हमको पता है किसी भी जो परमाणु है उसका एक परमाणु भार होता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल ए है उसका मान, मतलब जो परमाणु भार है उसका मान हमेशा आप लोग को पता होगा एक इंटीजर आता है, पूर्णांक में आता है। ठीक है, जैसे सोडियम के लिए 23 हो गया, ऑक्सीजन के लिए 16 हो गया। ठीक है, और बाकी दूसरे के लिए भी एक इंटीजर ही आता है। लेकिन जो कैपिटल एम का मान है, मतलब जो नाभिक बन रहा है उसका जो वास्तविक द्रव्यमान है वो इंटीजर नहीं होता, बल्कि वो कुछ पॉइंट में हो सकता है या तो फिर हाफ इंटीजर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल एम है वो इंटीजर ना होके क्या हो रहा है, दूसरा इंटीजर से थोड़ा सा अलग हो रहा है, या तो पॉइंट में होगा या तो फिर हाफ इंटीजर में हो सकता है। और वो कितना अलग है, जो उस परमाणु भार है ए है उससे वो कितना अलग है, मतलब परमाणु भार से कितना वो विचलित है, मतलब कितना ज़्यादा वो विचलन प्रदर्शित कर रहा है। इसको शो करने के लिए सन 1927 में, आई थिंक 1927 ही था, 1927 में वैज्ञानिक ऑस्टन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नए शब्द का इजाद किया जिसको पैकिंग भिन्न बोला जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा स्मॉल एफ क्या है, जो परमाणु भार है, ठीक है, और जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है, इन दोनों में जो विचलन है या फिर इन दोनों में जो अंतर है, इसको शो करने के लिए एक नए शब्द का वहाँ पे निर्माण किया गया, या फिर नए शब्द वहाँ पे जनरेट किया गया, ऐसा समझ सकते हो, जिसको पैकिंग भिन्न या फिर संकुलन गुणांक कहा जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यदि मैं बताओ मैं स्मॉल एफ को मैं फार्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ बराबर क्या बोला मैं, जो वास्तविक द्रव्यमान है और जो परमाणु भार है इन दोनों का अंतर बोल सकते हो, या फिर इन दोनों में जो विचलन है, विचलन मतलब समझ सकते हो दोनों में जो कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा वही बात है। ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैपिटल एम माइनस कैपिटल ए अपॉन में कैपिटल ए, ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसका वो रियल मास है, मतलब वास्तविक द्रव्यमान है। और जो ए है वो क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, तो उन दोनों में जो अंतर में कुछ डिफरेंस का अंतर होगा तो वही को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैकिंग भिन्न बोल रहे हैं या फिर संकुलन गुणांक बोल रहे हैं। और प्रति न्यूक्लियन चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल ए का क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पैकिंग भिन्न क्या होता है। यदि मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो हम लोग एक और फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, वो कैसे, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा। यदि मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये हो जाएगा m अपॉन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अपॉन ए होगा तो उसका हो जाएगा 1, और इधर क्या है, f है। तो जो पैकिंग भिन्न है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, m अपॉन ए माइनस 1। अब यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हो, 1 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एफ इक्वल टू इधर क्या बचेगा, m अपॉन ए, और a को मैं अगर इधर भेज दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या फिर m को मैं इधर ले आता हूँ और a को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, RHS को LHS में लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एफ। और ये यहाँ पे एक और फार्मूला जनरेट हुआ, मतलब यहाँ से ऐसा बोल सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। इस फार्मूला से आप लोग कैपिटल M का मान निकाल सकते हो। यदि मान लो किसी भी न्यूक्लियस का
या किसी परमाणु का परमाणु भार पता हो, मतलब कैपिटल ए पता हो और उसका पैकिंग भिन्न पता हो, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन पता हो, तो उसकी मदद से, इस वाले फार्मूला की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो उस न्यूक्लियस बन रहा है उसका हम लोग रियल मास निकाल सकते हैं, मतलब उसका वास्तविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो, जो पैकिंग भिन्न है उसको एक दूसरे वर्डिंग में भी बोल सकते हो, दूसरे अगर शब्दों में अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो ये जो m माइनस ए है, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या, तो इसको थोड़ा समझो। m मतलब जो नाभिक बन रहा है उसका वास्तविक द्रव्यमान है, मतलब वो नाभिक बनने के बाद कितना उसके पास द्रव्यमान है वो हो गया। ठीक है, और a क्या है, परमाणु भार है। तो जाहिर सी बात है जो नाभिक जो बन रहा है वो पूरा पूरा तो नहीं बनता, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है उसके मास के बराबर नहीं बनता, उसमें कुछ कमी रहती है जिसको हम लोग मास डिफेक्ट बोले थे, याद है पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, द्रव्यमान क्षति बोले थे, तो वो कुछ अलग रहता है, वो पॉइंट में कुछ कम ज़्यादा होगा, जो हम लोग जो डेल एम का फार्मूला लिखे थे उस वाले फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो वो जो अंतर आ रहा है परमाणु भार से, तो वो कितना अंतर आ रहा है उसी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो यदि मैं m माइनस ए को अगर द्रव्यमान अधिकता बोलूँ तो यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा, मतलब m माइनस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, द्रव्यमान अधिकता, मतलब द्रव्यमान में अधिकता मतलब जरूरी नहीं है अधिक ही हो, ठीक है, वो कम भी बन सकता है, वो डेल m पर डिपेंड करता है। डेल m मतलब जो मास डिफेक्ट है वो, यदि वो मास डिफेक्ट वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो जो कैपिटल M का जो नाभिक बन रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं m माइनस ए को क्या बोल सकता हूँ, द्रव्यमान अधिकता भी बोल सकता हूँ। तो यदि मैं स्मॉल f या पैकिंग भिन्न है, इसका मैं यदि परिभाषा लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, पैकिंग भिन्न वह संख्या है जो किसी भी नाभिक के प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान अधिकता को बताती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो दूसरा परिभाषा यदि इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, पैकिंग भिन्न वह संख्या है जो किसी नाभिक के प्रति न्यूक्लियन मतलब वो प्रति न्यूक्लियन वर्डिंग में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान अधिकता को बताती है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया पूरा हम लोग का क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो जैसे मास डिफेक्ट वाले में क्या किए थे, पहले थोड़ा सा उसका फार्मूला लिखे थे, फिर उसका मैथमेटिकली फार्मूला लिखे थे, उसके बाद क्या किए थे, द्रव्यमान क्षति वक्र बनाए थे, मास डिफेक्ट ग्राफ बनाए थे, मतलब जो द्रव्यमान संख्या था A और जो डेल M का मान है उन दोनों में क्या रिलेशन रखता है वो हम लोग बताए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो द्रव्यमान संख्या A है और जो पैकिंग फ्रैक्शन F है, इन दोनों में क्या रिलेशन आता है वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ कैसे बनता है उसको मैं शो कराता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पैकिंग भिन्न वक्र के बारे में। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका वक्र आता है, जिसमें एक साइड में क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियन संख्या A है उसको, न्यूक्लियन संख्या नहीं, हाँ न्यूक्लियन संख्या बोल सकते हो, प्रति न्यूक्लियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, परमाणु भार का मैं बना दिया। दूसरी साइड क्या किया हूँ, प्रति न्यूक्लियन पैकिंग भिन्न, प्रति न्यूक्लियन पैकिंग भिन्न को किससे शो करेंगे, F अपॉन A से। लेकिन चूंकि जो F अपॉन A है, मतलब जो पैकिंग भिन्न का जो मान प्राप्त होता है, चूँकि बहुत ही छोटा सा प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, इसलिए उसमें क्या कर दिए, 10 की घात 4 का गुणा कर दिए हैं, जिससे जो राशि प्राप्त होगा ना वो थोड़ा सा, क्योंकि हमको इसमें ग्राफ ही देखना है तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें कुछ भी गुणा कर सकते हैं। अगर हमको बड़ा मान चाहिए तो सबके लिए बड़ा मान आएगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या कर दिए, ग्राफ पर्पज से 10 की घात 4 को वहाँ पे गुणा किए हैं। तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्रति न्यूक्लियन पैकिंग भिन्न में 10 की घात 4 का मान लो गुणा कर दिए। ठीक है, और इस साइड क्या रहेगा, न्यूक्लियन संख्या A। तो उन दोनों में जब ग्राफ खींचा गया तो कुछ इस टाइप से एक कर्व प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कुछ कुछ पॉइंट बना के कि ये एक्चुअली में बोलता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये बोल सकते हो आप लोग कि जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे, जो ऐसे नाभिक या फिर ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या यहाँ से यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या 20 से ज़्यादा और 180 से कम, उनके लिए जो पैकिंग भिन्न है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 0 से नीचे प्राप्त हो रहा है, मतलब ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है।
थोड़ा ध्यान से सुनना, बाकी मैं लिख भी दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले समझा देता हूँ। द्रव्यमान संख्या A या फिर न्यूक्लियॉन संख्या A 20 से ज़्यादा और 180 से कम हो तो उनके लिए जो पैकिंग भिन्न का मान है, पैकिंग भिन्न का मान है प्रति न्यूक्लियॉन, वो कितना हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। देख रहे हो ग्राफ में ऋणात्मक ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, पैकिंग भिन्न ऋणात्मक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग फार्मूला पे जाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। फार्मूला में क्या बताया था, F इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, क्या बताया था, F इक्वल टू M माइनस A अपान A। ठीक है, तो जो M माइनस A है इसका मतलब क्या है, तो M क्या था वहाँ पे, वास्तविक द्रव्यमान था, और A क्या था, परमाणु भार था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, A का मान 20 से ज़्यादा और 180 से कम होगा, उनके लिए पैकिंग भिन्न F का मान क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। ठीक है, किसके लिए, 20 से कम, सॉरी 20 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ये इधर बनेगा, है ना, 180 से कम। तो इनके लिए जो F का मान है, पैकिंग भिन्न का मान है, वो ऋणात्मक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये ऋणात्मक हो रहा है तो यहाँ पे देखो फार्मूला में ऋणात्मक कब होगा F का मान, जब A का मान ज़्यादा होगा M के मान से, तभी ये ऋणात्मक आ सकता है। ठीक है, A का मान ज़्यादा होगा, जैसे ये 10 है और ये 8 है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक आएगा। तो ये समझ में आ गया कि A का मान ज़्यादा होना चाहिए, M का मान कम होना चाहिए। तो A का मान ज़्यादा हो रहा है, M का मान कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है, तो A का मान मतलब परमाणु भार का मान ज़्यादा है, और M का मान मतलब जो नाभिक है उसका वास्तविक द्रव्यमान जब वो बन रहा है न्यूक्लियनों की मदद से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब मदद से बन रहा है नाभिक, तो उसका जो वास्तविक द्रव्यमान जो प्राप्त हो रहा है वो कम प्राप्त हो रहा है परमाणु भार से। मतलब बनने के बाद क्या हो रहा है, नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कम हो जा रहा है, मतलब वहाँ पे द्रव्यमान कमी हो रही है, द्रव्यमान की क्षति हो रही है। समझ में आया। तो मैं इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, द्रव्यमान की कमी हो रही है, मतलब द्रव्यमान क्षति हो रही है, मास डिफेक्ट हो रहा है। मास डिफेक्ट का मान वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कब, जब F का मान वहाँ पे ऋणात्मक है, इस वाले ग्राफ में। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, डेल M का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब यदि F का मान ऋणात्मक है तो डेल M मतलब द्रव्यमान क्षति हो रही है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, डेल M, या फिर इसको लिख देते हैं ऐसा, द्रव्यमान की क्षति हो रही है, क्या क्षति होगी, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैं अच्छे से भी लिख दूंगा, अभी मैं क्या है थोड़ा शॉर्टकट में समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ पे F का मान ऋणात्मक है और जो डेल M का मान है वो धनात्मक है, बोल सकते हो। ऐसा समझ सकते हो कि जो डेल M है, द्रव्यमान, मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट तो एक्चुअली में नहीं है, लेकिन हम लोग भी समझने के पर्पज से वहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिट है। मतलब F का मान ऋणात्मक है तो डेल M का मान धनात्मक हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो दूसरा की बात करते हैं। दूसरा में क्या बात करते हैं, यदि द्रव्यमान संख्या A का मान 20 से कम हो, मतलब इधर, ठीक है, और 180 से ज़्यादा हो, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं उधर। ठीक है, तो उनके लिए जो F का मान है वो आप लोग ग्राफ से देख रहे हो क्या है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। यहाँ से इधर धनात्मक साइड चले जाएगा 0 से ज़्यादा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब धनात्मक प्राप्त हो रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन का मान। तो ठीक है, कहाँ क्या क्या बोला मैं, यदि A का मान यहाँ से भी दिख रहा है 20 से क्या हो, कम हो, तथा A का मान 180 से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो, तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 180 से कम मतलब इधर, 180 ज़्यादा मतलब उधर। तो जब ये ऐसा कंडीशन हो तब F का जो मान है, पैकिंग फ्रैक्शन का मान है, वो कैसा प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझते हो ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। ठीक, तो पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो उससे क्या फिर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये F का मान धनात्मक आ रहा है
तो धनात्मक कब आएगा? जब यहाँ पे ए का मान कम हो और कैपिटल एम का मान ज़्यादा हो, तभी आ सकता है। जैसे ये 10 होगा, ये 8 होगा, तब 2 आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। तो ये कैपिटल एम का मान धनात्मक कब होगा? जब जो न्यूक्लियॉन है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये दोनों जब मिलकर नाभिक बना रहे हैं, तो जो नाभिक बन रहा है उसका द्रव्यमान, जो परमाणु भार है या फिर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वही परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो मान है वो कम हो और जो नाभिक जो बन रहा है उसका मान ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जो नाभिक जो बाद में प्राप्त हो रहा है वो उसका मान पहले से जो न्यूक्लियॉन है उनकी संख्या से क्या होना चाहिए, उनका जो मास है उनके मास से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे और ज़्यादा मास में बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, जैसे डेल एम का मान, जब डेल एम वाला जो मैं लेक्चर लिया था, मतलब मास डिफेक्ट वाला, उसमें बताया था कि जो डेल एम का मान है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा? जब वहाँ पे द्रव्यमान के मान में बढ़ोतरी होगी। तो बढ़ोतरी क्यों होती है, इसका भी मैं कारण बताया था पिछले बारी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बस नहीं होते, बल्कि वैसे जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक में और भी वहाँ पे कण पाए जाते हैं, जैसे कि अल्फा कण, बीटा कण, ये सब। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आप लोग को तो पता ही होगा, वो क्या करते हैं, स्वतः ही खुद से अल्फा बीटा उत्सर्जित करते रहते हैं। तो इसीलिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना वो इधर पाए जाते हैं, मतलब जो ज़्यादा होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे अब बताओ डेल एम का मान क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो डेल एम का मान ज़्यादा हो गया, तो मतलब डेल एम का मान नहीं, जो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो ज़्यादा हो गया। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, डेल एम का मान, मतलब मास डिफेक्ट का मान कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है, एफ का मान यदि पॉजिटिव है तो डेल एम जो द्रव्यमान क्षति है वो नहीं होगा। यहाँ पे द्रव्यमान क्षति हो रही थी, यहाँ पे द्रव्यमान क्षति नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान की क्षति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान और हमको प्राप्त हो रहा है, न कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोनों में जस्ट अपोजिट है। यदि यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रहा है, डेल एम का मान बढ़ रहा है और इनके लिए क्या हो रहा है, डेल एम का मान वहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब 0 नहीं बोल सकते, द्रव्यमान की क्षति नहीं हो रही है ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, तो ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इस पैकिंग फ्रैक्शन ग्राफ के लिए ये सबसे न्यूनतम मान है। ठीक है, मतलब यदि ए का मान 50 है, 40 से 60 के बीच में दिख रहा है ये, तो ये अगर ए का मान 50 है, मतलब आयरन जहाँ पे प्राप्त हो रही है उसके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो सबसे न्यूनतम होता है। तो वहाँ से अगर आप लोग देखोगे इस वाले रीजन में, मैं इसको थोड़ा दूसरे पेन से बनाता हूँ, इस वाले रीजन, यहाँ से इस रीजन से लेकर यहाँ तक देखो तो क्या दिख रहा है, मतलब यहाँ तक देख लो। ठीक है, 160 से कम तक का। तो ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है कुछ इस टिप से प्राप्त हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ए का मान बढ़ते जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करते करते पैकिंग फ्रैक्शन का मान भी बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे ए का मान बढ़ रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन का मान भी बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे ए का मान बढ़ाते जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन का मान भी बढ़ते जा रहा है, मतलब एक सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है। तो सरल रेखा में जब प्राप्त हो रहा है तो हम लोग क्या पॉइंट बना सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं फार्मूला के रूप में कि जो ए है वो एफ के क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनली हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ए का मान बढ़ रहा है वैसे वैसा पैकिंग फ्रैक्शन का भी मान बढ़ रहा है। तो मैं तीसरा पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, यदि ए का जो मान है वो 50 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ए का जो मान है 50 से ज़्यादा होगा। इसमें देख लेना मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता हूँ इस दोनों सिंबल के बारे में। ठीक है, तथा 160 से कम। ठीक है, 160 या फिर 180 बोल सकते हो, 160 ले लो। तो ए का मान 160 से कम होना चाहिए। तो इनके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, जो न्यूक्लियॉन संख्या ए है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, पैकिंग फ्रैक्शन एफ का। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। लगभग देख रहे हो ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है एक सरल रेखा में। तो जैसे जैसे ए का मान इधर बढ़ते जा रहा है, देख लो 60 के लिए इतना हुआ, फिर 80 के लिए थोड़ा और ज़्यादा हो गया, एफ का मान 100 के लिए और थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे दिख रहे हैं ना हल्का से ऊपर चढ़ते हुए। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये तीसरा पॉइंट आप बना सकते हो। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हो, तो चौथा पॉइंट थोड़ा सा इसको मैं मिटा के बताता हूँ। तो देखो चौथा पॉइंट ये बोल सकते हो कि इस ग्राफ में देखो सबसे न्यूनतम मान कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ए = 50 के लिए प्राप्त हो रहा है, आयरन के पास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन एफ का मान सबसे कम किसके लिए प्राप्त हो रहा है, मिनिमम किसके लिए प्राप्त हो रहा है, जब ए का मान
50 हो, है ना, 50 के आसपास, 50 और किसका होता है तो वो आयरन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आयरन के लिए मिनिमम होगा पैकिंग फ्रैक्शन का मान, आयरन के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग जब हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे, जब डेल एम का मैं ग्राफ बनाया था, उससे पहले ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे मिनिमम है, तो जो डेल एम का मान है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि हमने पहले बताया कि जो एफ और डेल एम है दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा अपोजिट है, समझ सकते हो, ठीक है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यदि डेल एफ का मान एक ए इक्वल टू 50 के लिए मिनिमम प्राप्त हो रहा है, तो डेल एम का मान वहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्राप्त होना चाहिए डेल एम ग्राफ में। लेकिन आप लोग को पता होगा जो डेल एम ग्राफ में निकाला था उसमें मैक्सिमम कहाँ पे प्राप्त हो रहा था, तो a इक्वल टू 110 था, तब वहाँ पे प्राप्त हो रहा था। याद होगा किस टिप से ग्राफ था, कुछ इस टिप से वहाँ पे ग्राफ था, ये 0 के लिए था, फिर ये कुछ ऐसा बना था, फिर ये कुछ इस टिप से चले गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा था डेल एम का मान, ये मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था, जो कि a यहाँ पे कितना था, 110 था। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ भाई, इसके लिए जब यहाँ पे मिनिमम कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, 50 से प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे 50 पे ही यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन प्राप्त कहाँ पे हो रहा है, 110 पे प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो कारण है ना, वो भी मतलब कुछ स्पेशल कारण नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अनुमान यह लगाया गया कि जो आयरन है वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन F है वो यहाँ पे मिनिमम होती है। और जो यहाँ पे A इक्वल टू 110, तो A इक्वल टू 110 किसका होता है, तो टीन का होता है, SN का होता है, ठीक है। तो ये जो SN है ना, ये इसके जो आइसोटोप होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डेल एम का मान है वो मैक्सिमम होता है। उनकी जो डेल एम है मतलब मास डिफेक्ट है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है यहाँ पे मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये एक कारण इसका था, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा अब, आयरन के लिए मिनिमम होता है, ठीक है, और तथा A इक्वल टू 110 अर्थात SN टीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए डेल एम का मान मैक्सिमम होता है, डेल एम का मान मैक्सिमम होता है। जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो ये सब पॉइंट आप लोग को लिखना है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण है वो वैज्ञानिक लोग अच्छे से बता नहीं पाए, लेकिन अनुमान ये लगाया गया कि मतलब जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आयरन, इसलिए उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। मतलब उनमें जो द्रव्यमान क्षति होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा समझ सकते हो। और जो A इक्वल टू 10 मतलब टीन है, उसके लिए जो डेल एम का मान है वो पॉजिटिव होता है, तो वो मैक्सिमम होता है उसमें, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट देख लेते हैं इस ग्राफ में, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट आप लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक और ग्राफ बनाया हूँ डॉटेड में, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, तो जो हीलियम था और कार्बन था और जो ऑक्सीजन था, मतलब जो हल्के तत्व थे, ठीक है, हल्के एलिमेंट थे, उनके लिए जो F का जो ग्राफ प्राप्त हो रहा था ना वो अलग प्राप्त हो रहा था बाकी जो एलिमेंट थे उनसे। तो ऐसा इसलिए प्राप्त हो रहा था क्योंकि ये जो है ना ये हल्के होते हैं, इसलिए इनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वहाँ पे क्या हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। और इसी कारण से ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, या फिर स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, या फिर स्टेबल एटम होते हैं। तो इसका कारण यही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2He4 हीलियम हो गया, और 6C12 और 8 ऑक्सीजन 16, ये हल्के होने के कारण अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट में आप लोग इस जो ग्राफ है इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, दोबारा मैं रिवाइज़ नहीं करा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया होगा तो। और मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। पहला में क्या था, ए का मान
इसके बारे में बताए थे, ऋणात्मक होता है मतलब डेल एम का मान वहाँ पे ज़्यादा होता है या फिर द्रव्यमान क्षति होती है। दूसरा मैं क्या बोला इसके बारे में और इसके बारे में बताया, ठीक है। जब ए का मान 20 से कम हो और 180 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वहाँ पे जो एफ का मान है वो धनात्मक होता है, मतलब वहाँ पे डेल एम का मान है वो कम होती है, या फिर डेल एम या फिर जो द्रव्यमान क्षति है वो नहीं होती, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। उसमें क्योंकि द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है तो क्षति कहाँ हो रही, बढ़ रही बल्कि उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तीसरा पॉइंट में क्या बोला, यदि ए का मान जो है 50 से ज़्यादा होगा मतलब यहाँ से, और यहाँ पे 180 से कम होगा तो एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए का मान जैसे बढ़ रहा है एफ का मान भी वहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट में बता दिया, एफ जो आयरन है वो, और वहाँ पे मैक्सिमम किसने प्राप्त हो रहा था, ए इक्वल टू 110 पे प्राप्त हो रहा था। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बताया, इनके लिए एक अलग ग्राफ प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हल्के होते हैं और सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का पैकिंग फ्रैक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में या तो फिर 4 नंबर में। 2 नंबर में पूछेगा तो आप लोग जो स्टार्टिंग में मैं परिभाषा बताया, डेफिनेशन बताया, उसको लिख सकते हो और उसका जो फार्मूला है वो लिख सकते हो, ठीक है। और यदि 4 नंबर में पूछता है तो फिर परिभाषा वगैरह सब लिखना पड़ेगा, फार्मूला भी लिखना पड़ेगा और इस ग्राफ को भी बनाना पड़ेगा। यदि स्पेशली बोलेगा कि इस ग्राफ को बनाना है करके 2 नंबर में भी, तो 2 नंबर में भी इस ग्राफ को पे आप लोग बनाओगे, ठीक है। एक्सप्लेन भी करना है, बस ग्राफ बना के छोड़ना नहीं है उसको, भले 2-2 लाइन में ही लिखो लेकिन 3-4 पॉइंट में 2-2 लाइन में इसको पूरा एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, यदि समझ में आया होगा तो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी जो बचा हुआ है उसको कम कर लेंगे, ठीक है। वो भी कुछ इसी टिप्स ही है, उसमें भी एक ग्राफ प्राप्त होगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।